नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो आज का विषय होने वाला है वो है कि हिंदुओं एक हो जाओ। ये हमारा आज का विषय है। आजकल ये जो लाइन है ना कि एक हो जाओ, इस पे बड़ी तीखी बहस चल रही है। एक हो जाओ के पीछे आपका कहने का मतलब क्या है? एक होने का क्या अर्थ है? क्या अब तक देश एक नहीं था? मैं कहता हूं कि ये जो प्रश्न है यही गलत है। कि जो इस प्रश्न को पूरा करने के लिए जो ये उत्तर दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी दे रहा है, ये उत्तर मुझे पता नहीं क्यों अधूरे लगते हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि एक हो जाओ और पीछे कैसे? एक हो जाओ तक का नारा सीमित हो गया, छोटा हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि कैसे? ऐसा कौन सा आपके पास मंत्र है, ऐसी कौन सी आपके पास शक्ति है जिसके माध्यम से आप एकदम से छूमंतर करोगे कि सब के सब एक हो जाएंगे? जो केंद्र में बैठी हुई है शिक्षा, उस शिक्षा को तो सैकड़ों साल बीत गए, गुलाम रहे हैं ना। और जो आक्रांता थे उन्होंने आज तक एक ही काम किया है गुलाम बनाने के लिए कि इनके जो शिक्षण संस्थान हैं, इनकी जो वेद उपनिषद वेदांत और इनके जो पुस्तकें हैं उनमें आग लगा दो। ये इतिहास में हम पढ़ रहे हैं और आप भी जानते हैं कि आक्रांताओं ने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि इनकी जो संस्कृति के केंद्र में जो चीज बैठी है, इनकी शिक्षा व्यवस्था है, वो उस शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को ही ध्वस्त कर दो। लेकिन ये छोटी सी बात है, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं। इसके नुकसान ये है कि आज इस बात के ऊपर बहस करनी पड़ रही है, कहना पड़ रहा है कि एक हो जाओ, और ये आक्षेप लगाया जाता है लगातार कि जम्मू कश्मीर में इतने लाख हिंदू पंडितों को मार मार के भगाया गया। और फिर यहाँ पे बात आती है कि नागालैंड है, क्रिश्चियनिटी वहां पे फैल रही है लगातार। और भी साउथ में भी ये बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जो मंदिर है वहां पे टैक्स इतना लगाया गया है, जो मस्जिदें हैं उनको पैसा अनुदान में दिया गया है। मैं कह रहा हूं जब मदरसे हो सकते हैं तो गुरुकुल क्यों नहीं? जब वहां पे शिक्षक हो सकते हैं तो गुरुकुलों में शिक्षकों की व्यवस्था क्यों नहीं? क्यों ये हमारी शिक्षा से दूर करा गया है? जबकि हमारा देश जो भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा गया, जिसको गुरुओं का गुरु कहा गया, वो किस आधार पे, क्या बात थी उसके पीछे जिसको ये कहा गया? कोई यहाँ पे सोना निकलता है इसलिए सोने की चिड़िया बोला गया। ले दे करके एक खान है कर्नाटका में, कोलार और अट्टी की खान, बस वहीं से सोना निकलता, और सोना निकलता भी नहीं बाहर देश में कहीं से, लेकिन फिर भी ये देश सोने की चिड़िया कहलाया। न जाने कितनी बार मंदिरों को लूटा गया। आपने ये प्रमाण तो ढूंढ लिए कि राम जी सेना लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए जब गए तो वहां पे उन्होंने एक रास्ता बनाया था, आदम का पुल, जिस नाम से हम आज जानते हैं, वो मौजूद है, ठीक है। पर राम की शिक्षा कितनी है? हाँ, ये जो पंडाल लगते हैं और ये जो कथावाचक हैं, ये दो चार फालतू की बात बता दें तो आपको लगता है कि वाह, सनातन धर्म का तो विकास हो रहा है। और मैं बार बार इस सीधी चोट चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सनातन धर्म का लगातार पतन हो रहा है, और पतन का कारण मात्र एक है, और वो है सनातन धर्म से संबंधित जो शिक्षा व्यवस्था है उसका केंद्र में ना होना। तो फिर ये नारे जो लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के, राधे राधे के, या फिर एक हो जाओ, ये नारे व्यर्थ है, व्यर्थ ही है ये। जब ना कोई राम को जानता, ना कृष्ण को जानता, ना राधा को जानता, ना देश को जानता, ना देश का भूगोल जानता, ना देश की राजनीति जानता, ना चाणक्य जानता, ना श्रीमद् भगवत गीता को जानता, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, और गले में बांध के वो पट्टा और आगे बढ़ रहे हैं कि हम बचाएंगे देश को। वाजिब वजह उनके भीतर नहीं है, केवल इसके कि उनको अपना सम्मान बचाना है। सम्मान क्या है? कि तुम हिंदू हो। हिंदू के अलावा उनके भीतर सनातन नाम के शब्द की एक प्रकार से ज्ञानता है, वो सनातन शब्द को जानते ही नहीं, लेना देना नहीं है सनातन नाम से। मुंह खोल के बोल देते हैं कि सनातन धर्म। अरे जान तो लो सनातन धर्म क्या है। किसान आंदोलन हुआ हरियाणा में, अभी भी बैठे हुए हैं वहां पे। जाट आरक्षण हुआ, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो मुख्यतः है अभी हाल फिलहाल में वो हुए। क्या एक आंदोलन ये नहीं हो सकता कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था चाहिए? इस अंग्रेजी का काम क्या है हमारी शिक्षा व्यवस्था में? अगर इंटरनेशनल लगती है तो केवल इसको उतना ही दर्जा दीजिए, बोलचाल में काम आ जाए, बाहर किसी से बात करनी वहां पे काम आ जाए। और 3 महीने का कोर्स हर जगह करवाते हैं,
शिक्षा व्यवस्था में क्यों है? भूगोल को क्यों पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी में? राजनीतिक विज्ञान को क्यों पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी में? ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहे हैं पूरे के पूरे अंग्रेजी में? ये बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं इंटरनेशनल के नाम से? आप जानते हैं बच्चे आपके घर आते हैं तो कितने थके थके मंजे मंजे, और आप स्कूल का नाम लो तो एकदम से मना कर देते हैं, एकदम से मना कर देते हैं कि स्कूल में नहीं जाना। क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था एकदम बोरिंग है, एकदम खराब है, थोपा जा रहा है सब कुछ। मैं हरियाणा से हूं, अगर यहाँ पे कोई अध्यापक हरियाणवी में कोई बात समझाए और साथ में प्रैक्टिकल किया जाए तो मजा ही अलग है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, या आज तक भी हम किसी चीज को याद करते हैं तो आंकड़ों के माध्यम से बहुत कम याद रखते हैं, जबकि उसे इमेज, तस्वीर, पिक्चर के माध्यम से ज्यादा याद रख पाते हैं। और बच्चे को तो ये सिखाना ही चाहिए कि उनको पिक्चर के ही माध्यम से वो चीज याद करनी, और भाषा उसके लिए वो हो जो वो बोलता है। यहाँ पकड़ पकड़ के, मार मार के बच्चों को अंग्रेजी उसके दिमाग में डाली जा रही है। तो इतना ही प्रयास अगर अपनी मातृभाषा में, 22 भाषाएं हैं देश में, 22 भाषाएं, लेकिन इन सभी 22 भाषाओं के सर पे बिठा रखा अंग्रेजी को। उत्तर भारत में कहा जाता है कि हिंदी सर्वोच्च है, हिंदी भाषा का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पे भी हर एक गांव के साथ कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, उनका माध्यम है अंग्रेजी। यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों के ऊपर फाइन लगाया जाता है इस बात का, हिंदी का शब्द अगर बोला तो फाइन लगेगा। इस कदर बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। इन बच्चों में और मुर्गी फार्म में जो मुर्गियां हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या अलग है। और फिर आप इन बच्चों की जो फसल अभी तैयार हो रही है, ये जब निकलेंगे वो बुद्धि, वो मन, वो विकास लेकर के, जो भारतीय है ही नहीं, इस दिमाग ने, इस मन ने चोला ही किसी दूसरे का ओढ़ रखा है। भाषा की गुलामीता पहले ही आ गई है। मैं भाषा को लेकर के आक्रोश नहीं जता रहा हूं कि इस भाषा को आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, लेकिन उतना ही आना चाहिए जितने में उसका काम चल सके, वो बातचीत कर सके, समझ सके, कोई उसको बेवकूफ ना बना सके, बस इतना ही। आपकी हिंदी को लेकर के फॉरेन वाले कितने परेशान हैं, वो कितने आतुर हैं हिंदी को सिखाने के लिए। चाइना वाले कितने परेशान आपकी हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए। जापान वाले कितने परेशान आपकी हिंदी और अंग्रेजी के लिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गुरुग्राम, गुड़गावा में क्या है कि वहाँ पे मारुति एक कंपनी है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में। वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय जापान से हैं, और भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, और भी फैक्ट्रीज का गढ़ है वो तो वहाँ से जापान के कुछ हैं, वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुछ हैं जापान के, तो उन्होंने अपना स्कूल अलग से निर्मित करवा रखा है। और उस स्कूल में आप जाकर के देखिए, उनको जापानी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जा रही है। हिंदी साइड में रखी है, साथ में है, लेकिन इतनी ही है कि यहाँ पे आप बोलचाल कर पाओ, लेकिन उनकी सारी की सारी पुस्तकें जापानी में है। कोई हिंदी में नहीं पढ़ा रहा उनको, वहां पे कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा उनको। आप उन पे थोप नहीं सकते कि आपको हिंदी में पढ़ना जरूरी है, अंग्रेजी में पढ़ना जरूरी है, इंटरनेशनल है सब कुछ। वो अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं, जापानी में। लेकिन ये भारत देश अब भी भाषा की गुलामी से नहीं निकला है, और गुलामी से नहीं निकला है तो आज हम नारा लगा रहे हैं कि एक हो जाओ। कैसे एक हो जाओ बताओ? क्या माध्यम है आपके पास एक हो जाने का? क्या आपके केंद्र में आपकी शिक्षा व्यवस्था है? जब शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो एक कैसे हो जाओगे? माध्यम ही नहीं है, केंद्र ही खराब है। और जो लोग लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि घर घर उपनिषद पहुंचने चाहिए, वेदों की समझ, संस्कृत थोड़ी बहुत या काम चलाओ, या जितना उसको उतनी ज्यादा आनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने राजनीति का भी ज्ञान दिया है, समाज का भी ज्ञान दिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया है, जिसको आज भूगोल कहते हैं। और भी बहुत सारे जिन्होंने ज्ञान के ऊपर काम किया है। हैदरली कब आया, अकबर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। इतिहास ऐसी गंदी शिक्षाओं से भरा पड़ा है। इतिहास में सीधा सीधा ये पढ़ाया जाना चाहिए कि आप लोगों को जो सोने की चिड़िया था, जो विश्व गुरु था, उस भारत को गुलाम कैसे बनाया गया, क्या कारण रहे, और उन कारणों को समावेश बना करके उनका एक निष्कर्ष तैयार करके उन गुलामी के प्रमाणों को बिल्कुल सामने रखा जाए, और इतना बड़ा विषय ना बनाया जाए। और हिंदी में या 22 भाषाएं उनमें, उनको बदलना आज मुश्किल नहीं है। गूगल आज हर जगह छाया हुआ है, और आज भी नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते थे। तो उनको 22 भाषाओं में परिवर्तित करवा करके स्कूलों में बताया जाए कि ये आधार था आप लोगों का गुलाम बनने का, कि आप लोगों से सबसे पहले आपके धर्म ग्रंथ छीन लिए गए, और जो छीन लिया गया है उसको ही पुनर्स्थापित करना पड़ेगा एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वही चुटिया धारण करके
और आप वही वस्त्र धारण करके और फिर गुरुकुल को वैसे ही चलाएं जैसे पहले चला करते थे। यही स्कूलों का आज पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यहीं पे वो उच्च शिक्षा की स्थापना करी जा सकती है। सरकारी स्कूलों में टीचर लगने के लिए भीड़ लगी हुई है कि सरकारी टीचर लग जाएं, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई टीचर तैयार नहीं है। आप स्कूलों का हाल देख लीजिए, अगर वो पढ़ाते तो सरकारी स्कूलों का ये हाल क्यों? आज मुट्ठी भर बच्चे हैं वहां पे, और वो भी एक जैसे बट गए। ये गरीबों का स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, ये अमीरों का स्कूल है। जब यहाँ पे ही अलगाव चल रहा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उनको निकालने वाला कोई नहीं है, पढ़ाएंगे औपचारिकता के लिए, और प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता इतना पैसा जो दे रहे हैं, जब इतना पैसा दे रहे हैं तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में न खेलों की व्यवस्था है, और खेल हैं भी तो बच्चों के लिए वही कि आपको यही खेलना पड़ेगा। अगर कुश्ती का चल रहा तो कुश्ती ही, कबड्डी चल रही है तो कबड्डी ही। बच्चे का पास विकल्प ही नहीं है कि मेरी रुचि तो फुटबॉल में है, मेरी रुचि तो रेस में है, एथलेटिक बनना मुझे, मेरी रुचि चेस में है। बच्चा वो विकल्प नहीं चुन सकता। ये हाल है। बच्चा जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, और फिर आप उसको बोलते हो कि एक हो जाओ। कैसे एक हो जाए? वहीं पे एक नहीं किया गया उसको जहां पे उसको होना चाहिए था। वहीं पे शिक्षा व्यवस्था इतनी गंदी है सारी की सारी कि बच्चे के ऊपर जैसे थोप दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को लगातार वो शिक्षा से भाग रहे हैं, और जो पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि माता पिता का दबाव है। पैसे दे रहे हैं भाई प्राइवेट स्कूल में, नहीं तो मार पड़ेगी। इज्जत का ख्याल है ना कि तेरे पड़ोसी का बच्चा इतने अंक ले गया, तू पीछे कैसे रह सकता है? जबकि उस बच्चे की उस विषय विशेष में रुचि रही ना हो, लेकिन उसको डालना उसी में है। मैथ मुझे नहीं आता, सीखना पड़ेगा, ट्यूशन लगवाओ इसका। अंग्रेजी मुझे नहीं आती, मुझे नहीं सीखनी है, सीखनी पड़ेगी। इंटरनेशनल है, नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे बच्चों की आत्महत्या का कारण है जो शिक्षा से अंग्रेजी को नहीं हटा पा रहे। हमारा यूथ आज बिल्कुल एक, उसके पास एनर्जी का भंडार तो है, लेकिन एनर्जी का भंडार कहाँ पे जाना चाहिए ये ज्ञान नहीं है। और जो नीचे से प्योद बड़ी हो रही है, इसके पास भी वो नॉलेज है ही नहीं, वो ज्ञान है ही नहीं कि इस ज्ञान का उपयोग क्या। ये बड़े होंगे और जैसे इनको पता चलेगा कि तुम्हें साइंटिस्ट बनना है या कुछ और बनना है, ये देश छोड़ के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इन्होंने सीखा है ना, तो उनके लिए काम करेंगे फिर ये। और चूंकि डॉलर आपको पता ही कितना चढ़ा हुआ है, तो 4 पैसे का लालच किसको नहीं है? तो जो लालच है, जो मनोविकार है, ये लालच जो शब्द है ये मनोविकार है। और ये सभी मनोविकारों की जो शिक्षा है वो वेदांत और उपनिषद में है। यानी मन क्या है, जीव क्या है, इंसान क्या है, ये सब के सब जो सिद्धांत हैं, बातें हैं, शिक्षाएं हैं, ये वेद उपनिषद में है, लेकिन वो केंद्र में नहीं है। और फिर हम आज बोलते हैं कि एक हो जाओ। कैसे? शिक्षा कहाँ है? जोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, या केवल इतना ही काफी है कि आप हिंदू हैं और जुड़ जाओ? यही आपका हिंदू, यही आपका भारत। जब वोटिंग चैन चलता है ना, तब जातियों में बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आता है। अपनी ही जाति का भले ही कितना गंदा, कितना चोर, कितना घटिया आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति उसको वोट करेगा, क्योंकि जाति का सवाल है, इंसान का सवाल है ही नहीं। और वो नेता भी ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं अपने लोगों को ही नौकरी दूंगा, घर घर नौकरी होगी, मुझे ऊपर लेके आओ। ये चला हुआ है, और हम कह रहे हैं एक हो जाओ। कैसे? जब जातियों में इतने बटे हुए हैं तो आप एक कैसे हो पाओगे? क्योंकि जाति ही अहंकार बन गई है कि मैं ये हूं। उसको कैसे जताओगे कि आप क्या हो? आप सत्य हो, आप इंसान हो, आप सनातन हो, आप वो नहीं हो जो आप कह रहे हो। आज भी जातियां, अगर मैं जातियों के ऊपर बात करूं तो जातियां बनी कैसे थी? उनके कर्मों के आधार पे, कि जाति तभी आएगी जब आपका कर्म ये है। अगर वो कर्म वो नहीं कर रहा और जाति ऊपर से है तो वो जाति है ही नहीं उसकी। आज ब्राह्मण वो काम कर ही नहीं रहा जो उसको करना चाहिए। ब्राह्मण बचे भी कहां पे हैं? ब्राह्मण है ही नहीं। मीराबाई भी राजपूत थी, लेकिन उसके जीवन में वेदांत था। ये मूछे घुमाने से और दाढ़ी पे तेल लगाने से सनातन धर्म का विकास नहीं होता। इतने सारे तो हमारे देवी देवता प्रतीक के रूप में आपके सामने है। किसी के हाथ में आपने आज तक ये देखा कि वो खाली खड़े हुए हैं? उनके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। इतने सारे हाथ में हथियार होने का यही मतलब है कि आपकी देवी देवता भी नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे, नाना प्रकार के हथियारों को चलाना जानते थे, और हाथ में शास्त्र भी था। आप चाहे शास्त्रार्थ कर ले, चाहे आप इसकी भाषा समझ लें, दोनों ही में। लेकिन आज दोनों ही जैसे गायब हो गए, ना शास्त्र है ना शस्त्र है।
असल बात यह है जो शास्त्र है इनमें आ का डंडा हटा दो तो शस्त्र बनता है, और जिसने शास्त्र पढ़ लिए शस्त्र उसे अपने आप ही स्वतः ही मिल जाते हैं, शस्त्रों को फिर लेना नहीं पड़ता। लेकिन वही शास्त्र हमारे जीवन से, हमारी शिक्षा केंद्र से, हमारे भारत के केंद्र से बिल्कुल गायब है, और मीडिया में, अखबारों में और ना जाने कहां कहां पर तिलक लगा करके आप चिल्ला रहे हैं कि एक हो जाओ। कैसे एक होंगे? आधार बताइए। मैं कह रहा हूं मदरसे चल सकते तो गुरुकुल क्यों नहीं? अपनी ही शिक्षा को देश में आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो देश कितना गरीब है, और आप कह रहे हैं कि 5वीं इकोनॉमी हमने बना डाला। इसको टूटने में देर नहीं लगती, और टूटेगा क्यों? क्योंकि केंद्र में फिर वही बात आती है कि शिक्षा नहीं है। यही मैं कोले खेल खेल रहा आज तक, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या इंटरनेशनल? जब भारत बिखर रहा तो इंटरनेशनल क्या करेगा उसमें? ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि भारत के भीतर ही काले अंग्रेज थे जिन्होंने भारत को गुलाम बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया? ये क्यों नहीं बता रहे कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया उस समय क्या क्या रुकावटें और क्या क्या व्यवधान आए, वो कहानी के रूप में क्यों नहीं बताए जा रहे? और चंद्रगुप्त को किस लिए तैयार किया गया था और किन किन परेशानियों का सामना किया था चाणक्य ने, वो क्यों नहीं बताया जा रहा? चाणक्य के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? किस बात के चलते हुई थी, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? धनानंद कौन है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? धनानंद और चाणक्य क्या थे, दोनों की क्या बात थी, और ये संघर्ष कितने सालों तक चला, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या चाणक्य ने ऐसे अवामिक अपनी किताब लिख दी? कदम कदम पे चला है, कदम कदम पे वो अक्षर, वो वाक्य, वो ढूंढा है जिसको समाज से हटा देना चाहिए और जिसको समाज में लागू करना ही चाहिए। जिसका राजा निकृष्ट हो उसकी प्रजा कभी सुखी हो सकती है? जिसके केंद्र में अपनी ही शिक्षा ना हो वो समाज कभी सुख में हो सकता है? तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि हम एक हो जाए, ये नहीं हो पाएगा ये। और जो व्यक्ति इस बात को लगातार लगातार बल के साथ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही हिंदुस्तानी, यही सनातनी वहां पे नीचे कमेंट पता क्या करते हैं कि इसका तो बस गुरु का तो अपना ही कुछ चल रहा है, ये हिंदू धर्म का विरोधी है, ये सनातन धर्म का विरोधी है, ये कमेंट आते हैं वहां पे। मैं कह रहा हूं इन सभी बातों के बीच में जो चीजें गायब है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे वेदों का, उपनिषदों का, गीताओं का ना होना। हमारे इतिहास में जो योद्धा रहे हैं उनके बारे में भारत को रूबरू ना करवाना, उनको ना बताना, उनको उस शिक्षा से वंचित रखना, एक यही बात है जो केंद्र में नहीं है। बाकी सब बकवास चल रही है, एक हो जाओ, ये कर दो और वो कर दो, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये ऐसे कपड़े पहन लेने से और टीका लगा लेने से कुछ नहीं होने वाला जब तक केंद्र में शिक्षा नहीं है। और केंद्र में शिक्षा नहीं है, शिक्षा के ऊपर प्रश्न उठाइए, जो हमारी केंद्रीय शिक्षा है उसके ऊपर प्रश्न उठाइए, हम सभी साथ देंगे उसके लिए, पूरा भारत साथ देगा उसके लिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।